भाई आज ही प्रधानमंत्री ने शीला दीक्षित की तारीफ की है। शीला दीक्षित को गालियां तो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। आलोक शर्मा जी जो है यही अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी है। अगर इसमें गड़बड़ झाला है तब तो कुछ नहीं कह सकते, फिर तो मोदी जी 400 पार करें, 500 पार करें, 700 पार करें, कोई कुछ नहीं कह सकता है। अरे आपने इतनी सारी बता दी आलोक जी, ऐसे तो आपकी 350-400 हो जाएंगी इस स्पीड से तो। केवल और केवल भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान फलाने ने ये कहा था, ढिकड़े ने ये कहा था, नोटबंदी कहीं सुनाई दिया हो, स्टार्टअप, बैठअप, लेटअप, नोटअप, कहीं पर भी कोई मेक इन इंडिया हो, कोई कहीं कुछ सुनाई दिया हो तो आप बताइए। बरसों राजनीति दिल्ली में की, दिल्ली में बीजेपी ने 6 उम्मीदवार बदले मान लिया, लेकिन आपको भी तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, ये ना बता गई। प्रचंड जनादेश मिलना 2014 में सुनिश्चित हुआ, 2019 में सुनिश्चित हुआ और 2024 में भी सुनिश्चित। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज छठे चरण के लिए 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली में भी वोट डाले जा रहे हैं। 2014 और 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसके बाद एक चरण और बचेगा। आखिरी चरण यानी 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है और 4 जून को लोकसभा 2024 के नतीजे आ जाएंगे और पता लग जाएगा कि इस बार किसकी सरकार। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के अपने अपने दावे हैं। जहां एनडीए गठबंधन का दावा है कि हमने 5वें चरण में ही 310 का आंकड़ा पार कर लिया है और अगले 2 चरणों में हम 400 का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दावा है कि बीजेपी इस बार 150 के आसपास सिमट जाएगी और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए गठबंधन 400 पार हो पाएगा या नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम भाई, ये मोदी जी पर ही रेफरेंडम माना जाए ना। चुनाव तो देखिए हर कोई मानता है कि मोदी जी पर ही है, चाहे कोई भी राज्य चले जाइए। देखिए, मोदी की गारंटी को देश की जनता मानती है और जबरदस्त जनादेश दे रही है। अब बताइए कांग्रेस की गारंटी कैसे कोई मानेगा। अभी श्रीमान राहुल गांधी कल ही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल चूंकि अगड़े हैं इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और हेमंत सोरेन चूंकि आदिवासी समाज के इसलिए उनको जमानत नहीं मिली, तो उनको तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आपत्ति है। और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो शराब के भ्रष्टाचारी हैं और मानवीय भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन राजेश गुप्ता जी की पार्टी की यह दशा है आजकल कि चरणजीत सिंह चन्नी इनको खुलकर भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, शराब का घोटालेबाज कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये अगड़ा है इसलिए इसको जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद भी राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ, जो कल तक शीला दीक्षित को गिरफ्तार करने की बात करते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात करते थे, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे और पकड़े जाने के बाद आज इनकी स्थिति नहीं हो रही है कि ये क्यों कर सके। प्रेम भाई, अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मे थे, आज उनकी चूची करने की स्थिति भी समाप्त है। प्रेम भाई, आज ही प्रधानमंत्री ने शीला दीक्षित की तारीफ की है। शीला दीक्षित को गालियां तो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। शीला दीक्षित को हम थोड़े गाली दे रहे थे, ये गाली दे रहे थे आलोक शर्मा जी जो है यही अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी है। आलोक शर्मा जी एक बार नहीं 50 बार मेरे सामने भ्रष्टाचारी कहे। ओके, अब मुझे बता दीजिए आज कितनी सीटें देश में आ रही हैं, कितनी सीटें और कल जो मतदान होने वाला है वहां आ रही है, बता दीजिए। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि भविष्यवक्ता तो सारे बीजेपी में ही हैं। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन क्लियर मेजोरिटी के साथ अगर ये जो 6-7% का जो ईवीएम वाला जो लफड़ा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें राहत नहीं दी है आज, लेकिन अभी तक भी सबको ये लग रहा है कि ये वोट परसेंटेज क्यों बढ़ रहा है और इलेक्शन कमीशन अभी तक क्यों नहीं बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट पोल कितना है। अगर इसमें गड़बड़ झाला है तब तो कुछ नहीं कह सकते, फिर तो मोदी जी 400 पार करें, 500 पार करें, 700 पार करें, कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए कल जहां जहां मतदान है उसके बारे में पूछ रहा हूं, जरा बता दीजिए यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। देखिए यूपी में 14 सीटें हैं, एग्जैक्ट कहना मैं टोटल पूछ रहा हूं, फेज वाइज नहीं, टोटल बता दीजिए ओवरऑल। टोटल मुझे लगता है कि 40 के करीब में इंडिया गठबंधन रहेगा और 40 में एनडीए रहेगा। मेरा आकलन ये है। ठीक है, और बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में भी लगभग वैसी सिचुएशन है, 20+ में हम रहेंगे, 20- में ये लोग रहेंगे। ठीक है, और बंगाल? बंगाल में इनका सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है मुझे।
अच्छा, दिल्ली कांग्रेस वहां पर, हाँ, दिल्ली में 7-0 रहेगा इनका, 7-0। 2009 का रिजल्ट रिपीट होगा, आप देखिए। ओके, और हरियाणा? हरियाणा में 10 में से 9 सीटें हमारी आ रही हैं, 10 में से 9। एक पर फाइट। ओके, और आलोक जी महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? महाराष्ट्र 48 में से 35 प्लस जो है वो महागठबंधन लेके जाए। अरे आपने इतनी सारी बता दी आलोक जी, ऐसे तो आपकी 350-400 हो जाएगी इस स्पीड से तो। पूर्ण बहुमत तो होगा ही, देख लेना आप इस बार। महाराष्ट्र में आपका प्रिडिक्शन क्या है, जल्दी से जरा बता दीजिए। 42 प्लस। ओके, 42 हो गया। पिछली बार भी 42 थे, इस बार ठीक है। 40। ओके, और यूपी? एक जो है धनंजय महाडिक ठीक है। 42 प्लस है। ओके, और आप यूपी से आते हैं? उत्तर प्रदेश हम 70 प्लस है। यूपी में 70 प्लस हैं। ओके, और बिहार में? यस। और बिहार में 80 की 80 जीत जाए तो आश्चर्य नहीं, लेकिन 70 प्लस है। और बिहार में? बिहार में हम पिछला वाला प्रदर्शन दोहराएंगे, ओके। 40 भी हम जीत सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली में? दिल्ली में 7 की 7, कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है, इस पर हरियाणा? शर्त लगा सकते हैं आप। ओके, हरियाणा? अच्छा, हरियाणा में क्या आपकी प्रेडिक्शन है? हरियाणा जी, 2019 का परफॉर्मेंस फिर दोहराएंगे। ठीक है। ओके, बंगाल? जी, बंगाल हमारी 26 से लेकर 32 सीटें आएंगी। बहुत बढ़िया। पिछले 2 महीने का चुनाव प्रचार देख लीजिए, इतने मोदी जी ने टीवी इंटरव्यू दे दिए, केवल और केवल भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, फलाने ने ये कहा था, ढिकड़े ने ये कहा था। एक टीवी इंटरव्यू में ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे वोट क्यों दे दीजिए, 10 साल में मैंने क्या क्या किया है जिसके बेसिस पे वोट दे दीजिए। नोटबंदी कहीं सुनाई दिया हो, स्टार्टअप, बैठअप, लेटअप, नोटअप, कहीं पर भी कोई मेक इन इंडिया हो, कोई कहीं कुछ सुनाई दिया हो तो आप बताइए, कोई अच्छे दिन की बात हो तो सुनाइए। मैं बिहार में बैठा हूं इस समय, पटना में, और आज हालत यह है कि पटना में, मतलब बिहार के नतीजे अगर आप देखेंगे तो इस बार कम से कम कह रहा हूं मैं 20 सीटें एनडीए लूज करेगा, मिनिमम 20 सीटें। आज हालत यह है कि अमित शाह जी, मोदी जी, सबको बिहार बार बार आना पड़ रहा है। अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने काम किए हैं, तो एक राज्य में बिहार के अंदर ही मोदी जी इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं जैसे मतलब उनको बार बार आने के लिए मजबूरी हो रही हो कि वो लोगों को किसी भी तरह से रुझा सके। दूसरा, हरियाणा के अंदर देख लीजिए आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, पंजाब जाते हैं तो वहां की लोग लुभावन बातें करने लगते हैं, बिहार आते हैं तो किसी को कोसने लग जाते हैं। अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि दिल्ली में 7 में से 6 कैंडिडेट उनको बदलने पड़े, और 7वें की हालत यह है कि जो पत्रकार जैसा सवाल पूछ ले वहीं फंस के खड़े हो जा रहे हैं 7वें कैंडिडेट इनके। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में, आलोक जी आप तो दिल्ली से आते हैं, आपने तो अपनी बरसों राजनीति दिल्ली में की। दिल्ली में बीजेपी ने 6 उम्मीदवार बदले, मान लिया, लेकिन आपको भी तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, यह नौबत आ गई। आलोक जी मान लीजिए, गजब बेइज्जती है। क्या इन 2 स्टेट्स में चुनाव फंसने वाला है क्या? मानक जी, हर किसी विश्लेषक का अपना जो है विश्लेषण का कोई ना कोई आधार होता है। अब सीएसडीएस के आदरणीय संजय कुमार जी है, इनका अपना जो है चिंतन का, अपने विश्लेषण का आधार है। और मैं 2019 के चुनाव के पहले की थोड़ी सी इस स्थिति को समझने के लिए 2019 के चुनाव को मैं आधार रखता हूं। आप ध्यान दीजिए, 2019 के चुनाव में, उसके पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हारी थी। उसके पहले कर्नाटक में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गया था। उसके पहले बिहार का चुनाव भी आपको याद होगा कि बिहार में जो है राजद और जदयू पहली बार एक हुए थे, और उसमें जो है नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। कालांतर में नीतीश कुमार ने राजद को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। तो यही हालात थे, लोग कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जी जो है, और उनका नाम पलटू राम उसी समय तेजस्वी जी ने रख दिया था, पलटू चाचा कह दिया था, और लगातार जो है उन पर प्रहार कर रहे थे। तेजस्वी जी लगातार नीतीश कुमार जी की इमेज पर हर संभव प्रहार कर रहे थे, लालू जी प्रहार कर रहे थे, और सारे विश्लेषक कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है, इनकी साख जो है वो चली गई है। लेकिन जब चुनाव हुआ तो आपने देखा 39 सीटें 40 में से आ गई। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 64 आया। मध्य प्रदेश में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम 29 में से 28 आएंगे। आप सब उठा के देख लीजिए, हम राजस्थान में 25 के 25 जीत जाएंगे, किसी का प्रेडिक्शन नहीं था। उसमें आप कह देते हो तो आलोक शर्मा जी जो है सामने वालों के बाल भी नोच लेते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अभी हम राजस्थान जीते हैं, तुम 25 का 25 कैसे दिए जा रहे हो। यह स्थिति थी। तेलंगाना में हमारा 2 विधायक थे साहब, हमारे 4 विधायक, 4 सांसद चुन के चले आए, किसी ने जो है प्रेडिक्शन नहीं किया था। और सोचिए, बंगाल में हमारे 2 विधायक हुआ करते थे और 18 सांसद चुनकर आए। हम लोग जब कहते थे चर्चा में कि हम बंगाल में बहुत गेन कर रहे हैं, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। तो विधानसभा चुनाव का और लोकसभा चुनाव का यह सारा जो चुनाव है, साफ तौर पर संकेत देता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड जनादेश मिलना
2014 में सुनिश्चित हुआ, 2019 में सुनिश्चित हुआ ओके। और 2024 में भी सुनिश्चित है। ठीक है, ओके। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।